कल कहाँ तक हो गया था? हेलो। बेटा ऐप में देखना, ऐप में जाकर के ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, है ना, उसको टच करना तो सीधे क्लास के अंदर चले जाओगे, ठीक है। ऐप में, ऐप को ओपन करोगे ना, फिर जो तुम्हारा कोर्स रिचार्ज हुआ है उसको क्लिक करना। अंदर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, मैसेज भी आया होगा, उसको टच करना तो क्लास के अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है। हाँ, चलिए। तो कल मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया था, सही है। उसमें कोई समस्या बन जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। तो अब अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यहां से एक नंबर के प्रश्न आते। क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण से एक नंबर के प्रश्न आते। अब ये जो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है, इसमें चार प्रकार के ठोस हैं, ठीक है। चार प्रकार के ठोस हैं। किस आधार पर चार प्रकार के ठोस हैं तो मैं समझा देता हूं आपको। चार प्रकार के ठोस हैं। सबसे पहली बात, तो पहला जो नाम है वो है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जिसको हम आयनिक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे है आयनिक ठोस के बाद सहसंयोजी ठोस। सह संयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस के बाद है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। और उसके बाद है सबसे लास्ट में आणविक ठोस। आणविक ठोस। ये चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, याद रखें। चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। ये चार प्रकार के ठोस होते हैं। अच्छा, प्रश्न उठता है कि सर किस आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। तो याद रखिएगा, इनमें जो अवयवी कण है, इनमें जो अवयवी कण है, उन अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर, अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर इनका ये नाम रखा गया है। अवयवी कणों के बीच पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर इनका जो नाम है वो रखा गया है। आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करेंगे कि सर इनमें अवयवी कण कौन से होते हैं। इनमें अवयवी कण कौन से होते हैं, सबसे पहली चर्चा तो हम ये करेंगे। तो आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण है, याद रखना, आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण हैं वो होते हैं धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन। ये होते हैं धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन, मतलब दोनों प्रकार के आयन जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, तो हम कहेंगे अवयवी कण होते हैं, ठीक है ना। इनमें अवयवी कण कौन होते हैं, तो सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण
हमेशा कौन होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है ना। सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण हमेशा क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद यदि धात्विक ठोस की बात करें तो धात्विक ठोस में अवयवी कण जो होते हैं वो याद रखिएगा हमेशा धनावेशित धात्विक आयन होते हैं। ठीक है। और आणविक ठोसों की बात करें तो इनमें अवयवी कण जो हैं वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। याद रखिएगा। आयनिक ठोस में अवयवी कण धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन होते हैं। सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। धात्विक ठोस में अवयवी कण धनावेशित धात्विक आयन होते हैं। इसमें धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार के आयन होते हैं, लेकिन इसमें अवयवी कण केवल धनावेशित धात्विक आयन होते हैं। ठीक है। और यहां पर आणविक ठोस की बात करें तो इनमें अवयवी कण कौन होता है? तो हम कहेंगे इनमें अवयवी कण केवल और केवल क्या होते हैं? अणु होते हैं। पहला पॉइंट। ठीक है। अवयवी कण क्लियर हुआ। आयनिक ठोस मतलब जैसे नमक, उसमें Na+ भी है, Cl- भी। ठीक है। ये आणविक ठोस हुआ। सहसंयोजी ठोस की बात करें तो इनमें अवयवी कण कौन होगा? परमाणु। यदि धात्विक ठोस की बात करें अवयवी कण कौन होगा? धनावेशित धात्विक आयन। और यदि आणविक ठोस की बात करें तो अवयवी कण कौन होगा? अणु होगा। ठीक है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट। तो ये तो हो गया अवयवी कण। अवयवी कण के बाद मेन जो टॉपिक था हमारा, अवयवी कण तो हो गया, अब आकर्षण बल। आकर्षण बल किस टाइप का होगा? तो इनके नाम से ही पता चल जाता है। आकर्षण बल, इनमें आकर्षण बल किस टाइप का होता है? तो आयनिक ठोसों में जो आकर्षण बल है या जो बंध है वो किस प्रकार का होता है? तो हम कहेंगे आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध होता है जिसको हम विद्युत संयोजी बंध के नाम से भी जानते हैं। विद्युत संयोजी बंध के नाम से भी जानते हैं। आयनिक बंध को हम विद्युत संयोजी बंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। आयनिक ठोस, आयनिक बंध। आयनिक बंध पिछले साल हमने पढ़ा है विद्युत संयोजी बंध। फिर इसके बाद यहां पर आते हैं सहसंयोजी ठोस। इनमें क्या होगा? इनमें सहसंयोजी बंध होगा। इनमें सहसंयोजी क्या होगा? बंध। ठीक है ना। तो ये सहसंयोजी ठोस है। फिर इसके बाद धात्विक ठोस की बात करते हैं। इनमें जो बंध होगा वो कौन सा होगा? वो धात्विक बंध होगा। याद रखिएगा। इनमें जो बंध होगा वो उच्चतर मतलब प्रबल बंध होगा, अपन कहेंगे धात्विक बंध। धात्विक ठोस में धात्विक बंध, नाम से ही स्पष्ट है। अब आणविक ठोस में तो भाई इनमें दुर्बल वांडरवाल्स बंध होते हैं। दुर्बल वांडरवाल्स बंध होते हैं। ये नाम थोड़ा हटके है, इसको ध्यान रखना है, नहीं तो पता चला आणविक ठोस में आणविक बंध बोल दो और निपट जाओ फिर। ठीक है, ऐसा ना हो। तो आयनिक ठोस में आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध होते हैं। सहसंयोजी ठोस में सहसंयोजी बंध होते हैं। धात्विक ठोस में धात्विक बंध होते हैं। और आणविक ठोस में क्या होते हैं? वांडरवाल्स बंध होते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के जो बंध हैं, ठीक है ना, ये इन 4 प्रकार के ठोस में पाए जाते हैं। ठीक है। तो अवयवी कण हो गए, आकर्षण बल हो गए। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता उनमें देखने को मिलेगी जिनमें स्वतंत्र आयन है। ठीक है ना। तो आयनिक ठोस की बात करें तो ये विद्युत के क्या रहेंगे? सुचालक। ये विद्युत के रहेंगे सुचालक। क्यों रहेंगे सुचालक? क्योंकि इनमें धनायन और ऋणायन है, देख लो आप, इसलिए विद्युत के सुचालक रहेंगे। ये परमाणु है, ये विद्युत का क्या रहेगा? इसमें कोई आयन नहीं है, कोई आवेश नहीं है। ठीक है ना। फिर ये आ गया धनावेशित धात्विक आयन, ये विद्युत का क्या रहेगा? सुचालक। ठीक है ना। धातु में करंट जाता है कि नहीं जाता? ट्राई कियो कि नहीं कियो? कभी नहीं कियो, करके देखो। आणविक ठोस जो है ये भी विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है। तो आपके लिए जहां पर आयन है, जहां पर स्वतंत्र आयन है, वो आपको कैसा देखने को मिलेगा? तो हम कहेंगे सुचालक देखने को मिलेगा। बाकी जगह पे क्या आएगा? कुचालक आएगा। याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम उठाएं यहां पर, तो हम ले लेते हैं कठोरता। ठीक है ना, कठोरता याद रखिएगा। तो आयनिक ठोस की बात करें यदि हम, तो आयनिक ठोस होते हैं कठोर और क्या होते हैं? भंगुर।
कठोर और भंगुर होते हैं। जैसे नमक का एक टुकड़ा लेके एक हथौड़ा मारेंगे तो हथौड़ा टूट जाएगा, सही है? तो फिर नमक टूट जाएगा, हाँ नमक टूट जाएगा। तो यदि हम नमक का टुकड़ा लेकर के, है ना, उसको हाथ में रखें और पूरा परिवार भी मिलकर उसको दबाएगा ना, तो नहीं तोड़ पाएंगे, तोड़ पाएंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसको नीचे रखेंगे, एक हथौड़ी मारेंगे, टूट जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? कठोर तो है, कठोर तो है, लेकिन कैसा है? भंगुर। थोड़ा सा आघात करो टूट जाएगा, ठीक है ना। सहसंयोजी ठोस की बात करें तो ये अत्यंत कठोर है, ये अत्यंत कठोर है। सहसंयोजी ठोस की बात करें तो ये अत्यंत कठोर है, याद रखिएगा। धात्विक ठोस की बात करें, ये कठोर और मुलायम होता है, ये कठोर और मुलायम होता है। जैसे लोहे की छड़ कठोर तो है, मुड़ोगे तो मुड़ जाएगी, कैसी है? कठोर और मुलायम है। आणविक ठोस की बात करें तो ये भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, ये भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है ना। जैसे बर्फ, ठीक है ना, बर्फ को ले लो आप, वो आणविक ठोस है, भंगुर प्रवृत्ति की, ठीक है ना। मतलब थोड़े से आघात से क्या होगी? टूट जाएगी। और अपन सोचे कठोरता तो वैसी कठोर नहीं होती, ठीक है ना, जैसे नमक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो याद रखिएगा, आयनिक ठोस कठोर लेकिन भंगुर होते हैं। नमक का जो टुकड़ा होता है वो बेस्ट उदाहरण। सहसंयोजी ठोस ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। हीरा, इसमें एक ही अपवाद है, ग्रेफाइट, ठीक है ना, बाकी हीरा तो आप जानते हैं अत्यंत कठोर। फिर इसके बाद धात्विक ठोस कठोर और मुलायम होते हैं, मैंने बताया धातु की छड़, ठीक है ना। और उसके बाद आयनिक ठोस, आणविक ठोस की बात करूं तो ये भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। यदि आणविक ठोस की बात करूं मैं तो ये भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने जान लिया कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? चार। चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। नंबर एक आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजी ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, चौथा आणविक ठोस, ठीक है ना। ये चार होते हैं। अवयवी कण में आयनिक ठोस कौन है, मतलब आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन है? तो हम कहेंगे धनावेशित और ऋणावेशित आयन। सहसंयोजी ठोस तो अवयवी कण कौन? परमाणु। धात्विक ठोस तो धनावेशित धात्विक आयन। और आणविक ठोस कौन है? तो हम कहेंगे अणु। फिर इसके बाद आकर्षण बल। आयनिक ठोसों में आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी ठोस में सहसंयोजी बंध, धात्विक ठोस में धात्विक बंध, आणविक ठोस में तो हम कहेंगे वैन डर वाल्स बंध। फिर इसके बाद आते हैं विद्युत चालकता। तो याद रखिएगा, आयनिक ठोस जो है ये विद्युत के कैसे हैं? तो हम कहेंगे सुचालक। जहां आयन जाए वो सुचालक, जहां आयन न आए वो कुचालक। तो ये कैसा है? कुचालक। वो कैसा है? कुचालक। फिर इसके बाद बात करें कठोरता की, तो आयनिक ठोस कठोर और भंगुर, ये अत्यंत कठोर। धात्विक ठोस जो होते हैं ये कठोर है लेकिन मुलायम है। और आणविक ठोस भंगुर प्रवृत्ति के हैं, आघात करने पर क्या होंगे? टूट जाएंगे, ठीक है ना, जैसे बर्फ। अब बात आती है कि इनके बेस्ट उदाहरण क्या होंगे, ठीक है ना। तो आइए इनके बेस्ट उदाहरण लिखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। तो आयनिक ठोसों में जो एग्जाम्पल है वो सामान्य लवण आएंगे। जितने भी लवण हैं, चाहे वो NaCl हो, चाहे वो KCl हो, चाहे वो Na2SO4 हो, चाहे वो K2SO4 हो, ठीक है ना, चाहे वो Na2CO3 हो या फिर वो K2CO3 हो, जितने भी प्रकार के सॉल्ट हैं सारे आ जाएंगे। जैसे ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सारे प्रकार के जो सॉल्ट हैं वो यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। सहसंयोजी ठोस की बात करूं तो सहसंयोजी ठोसों में कुछ फेमस नाम, तो महंगा वाला पहले लिखें अपन। तो सबसे पहले हीरा, ठीक है ना, फिर इसके बाद ग्रेफाइट, ठीक है, फिर इसके बाद है ये सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा सिलिका, सिलिका मतलब रेत, ठीक है। सबसे बड़ी क्रिस्टलीय ठोस संरचना जो होती है, सबसे बड़ी क्रिस्टलीय ठोस संरचना जो होती है वो सिलिका की होती है। अब पिछले साल वो एस ब्लॉक हट गया, नहीं तो उसको मैं पढ़ा था, ठीक है, सबसे बड़ी क्रिस्टलीय संरचना। इसके अलावा क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जिसको क्या कहते हैं? स्फटिक, ये टा है, ऊपर रा की रेफ है, ठीक है ना। क्वार्ट्ज का सूत्र मैं आपको बता दूं, क्वार्ट्ज का सूत्र जो होता है वो ये होता है SiO2 का होल N, ठीक है ना। SiO2 मतलब ये सिलिका, सिलिका मतलब रेत,
ठीक है, याद रखिएगा। तो SiO2 का होल N ये जो होता है हम कहेंगे ये क्या है, तो अपने को याद रखना है ये क्वार्ट्ज का सूत्र है, स्फटिक का सूत्र है, क्वार्ट्ज या स्फटिक। ठीक है। धात्विक ठोस की यदि मैं बात करूं तो धात्विक ठोस में जितनी प्रकार की धातु हैं वो सब आ जाएंगी। ठीक है ना। तो यहां पर आप सोना ले लो, आप चांदी ले लो, ठीक है ना, तांबा ले लो, जस्ता ले लो, लोहा ले लो, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। आणविक ठोस की बात करें तो यहां पर बेस्ट उदाहरण जो है याद रखिएगा वो है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद शुष्क बर्फ जानते हो ना, कितने लोग जानते हैं? 1 2 3 4 5 6, बोलो। गलत। हाँ, ठोस CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ठोस CO2 मतलब शुष्क बर्फ, ये डिफरेंस है। तो जो ठोस CO2 होता है, ठीक है ना, उसकी संरचना बर्फ के समान होती, इसी कारण उसको क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ ले लो आप, नेफ्थेलीन ले लो, ठीक है ना, फिर इसके अलावा आयोडीन ले लो। ये कुछ बढ़िया उदाहरण है, और यदि कोई उदाहरण दिया हो, आणविक ठोस में इन्होंने ठोस CO2 दिया, शुष्क बर्फ, आयोडीन ठोस ऑर्गन, ऑर्गन अपने काम का नहीं है, CCl4 काम का नहीं है, यही ठीक है जो मैंने लिखवाए। ठीक है। उसने ठोस मेथेन दिया है और CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, लेकिन जो उदाहरण आते हैं अपन वो लिखवाते हैं। नेप्थेलीन उसमें नहीं दिया, नेप्थेलीन काम का है आपके, आयोडीन नहीं दिया, आयोडीन काम का है। ठीक है ना। अपन चाहे तो CCl4 लिख सकते हैं, लेकिन उदाहरण यही मेन है। ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है, आपके कम से कम 20 एक एक नंबर के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। कॉन्सेंट्रेट किया करो, दांत मत निकाला करो बार बार। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दूसरा नंबर। अरे बता, नाम बता ना। इसका इसका हाँ, तो नीलम। हम ये कर, नीलम कहाँ, ये तो बैठी है एक और है, एक कम थी जो तुम आए हो, है ना। तो कॉन्सेंट्रेट किया करो, ठीक है ना। हाँ, तो बताओ क्या ये समझ में आया? तो मैंने कहा 20 एक एक नंबर के क्वेश्चन यहां से, और जब आप कंपटीशन में उतरोगे तो यहां से 50 क्वेश्चन बनाएगा सामने वाला, 50 क्वेश्चन बना सकता है। इसीलिए हमने सारणी ऐसी बनवाई है कि आगे जाके यदि आप कहीं कोचिंग करेंगे, ठीक है ना, और ऊपर सोच करके कि चलो नीट की कोचिंग करते हैं, तो सामने वाला ये जरूर बनवाएगा। ठीक है। और इतने ही टॉपिक उसमें है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बड़े घुमावदार आते हैं, बस इतने डिफरेंस है, लेकिन सरल आएंगे, आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। ठीक है। तो सभी, पहले तो सभी के नाम पता होने चाहिए क्रम से, कि पहले आयनिक ठोस है, फिर सहसंयोजी ठोस है, फिर धात्विक ठोस है, फिर आणविक ठोस है। फिर सभी के हमको क्या पता होना चाहिए, तो हम कहेंगे अवयवी कण। तो इसमें धनावेशित ऋणावेशित आयन दोनों, इसमें केवल परमाणु, इसमें केवल धनावेशित धात्विक आयन, उसमें अवयवी कण कौन है, अणु। फिर इसके बाद आ गया आयनिक बंध। तो इसका आयनिक बंध कौन सा है भाई, तो इसका जो बंध है वो आयनिक ही बंध है, उसका नाम है स्थिर विद्युत बंध या विद्युत संयोजी बंध। सहसंयोजी में तो सहसंयोजी बंध, धात्विक में धात्विक बंध, आणविक में वांडरवाल्स बंध। फिर इसके बाद नीचे आए चालकता को लेके, तो जहां जहां आयन है वो सुचालक, जहां आयन नहीं है वो कुचालक। फिर इसके बाद कठोरता को लेके, तो आयनिक ठोस कठोर भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, ये अत्यंत कठोर होते हैं। हीरा इसका बेस्ट उदाहरण है, अपवाद है ग्रेफाइट। ठीक है ना। धात्विक ठोसों में सारी धातुएं आ गई, कठोर और मुलायम। और आणविक ठोस जो है वो तो भंगुर होता है, बर्फ बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। और उसके बाद उदाहरण मैंने आपको सब बता दिए, ठीक है ना, सारे सिलेक्टेड उदाहरण। तो इसको जल्दी से आपको बना लेना, समय खराब ना करते हुए जल्दी से इसको बना लेना।
जल्दी से नोट करना। हो गया? तुम थोड़ा अंदर किसको, किनारे पे जाओ, किनारे पे। तुम भी किसको इस तरफ। ऐसा, बेचारी जया भारती को लिखते नहीं बन रहा है ऐसा। ठीक, मिटा दूं? ये कई बार लिखना है रे, दूसरी बार लिख रहे होगे? कब से लिख रहे हो?
चलिए आगे चलते। अब यहां पर हम बात करेंगे इकाई सेल, या ऐसा ही कहते हैं यूनिट सेल। इकाई सेल या यूनिट सेल, ठीक। इकाई सेल या यूनिट सेल क्या है? तो याद रखें, किसी क्रिस्टल का मतलब आयनिक क्रिस्टल हो, सहसंयोजी क्रिस्टल हो, धात्विक क्रिस्टल हो या आणविक क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल का, किसी क्रिस्टल का निर्माण करने वाली जो सूक्ष्मतम इकाइयां हैं, किसी क्रिस्टल का निर्माण करने वाली जो सूक्ष्मतम इकाइयां हैं उसको इकाई सेल या यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। जैसे अपन किसी दीवार का निर्माण करते हैं तो एक एक करके उसमें ईंट जमाते हैं, वो दीवार हमारी तैयार हो जाती है। सही बात है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से किसी शरीर का निर्माण करना होता, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के उस शरीर का क्या कर देती हैं? निर्माण कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार यदि किसी क्रिस्टल का निर्माण करना होता है तो जो सूक्ष्मतम इकाइयां उसमें भाग लेती हैं उन्हें नाम दिया जाता है इकाई सेल या यूनिट सेल। तो किसी क्रिस्टल का निर्माण करने वाली जो सूक्ष्मतम इकाइयां हैं, इन सूक्ष्मतम इकाइयों को ही हम किस नाम से जानते हैं? इकाई सेल, या किस नाम से जानते हैं? यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी क्रिस्टल का निर्माण करने वाली सूक्ष्मतम इकाइयां। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं 4 प्रकार की। यदि यूनिट सेल या इकाई सेल की बात करें तो ये 4 टाइप के हो जाते हैं। 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं? तो आइए देखते हैं 4 टाइप के कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सरल घनीय सेल, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं SCC, सारे अक्षर बड़े या सारे अक्षर छोटे, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल बोले तो सरल, क्यूबिक बोले तो घनीय, और सेल मतलब सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, दूसरा क्या होता है? तो दूसरे का नाम है फलक केंद्रित घनीय सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल। ठीक, अब ये क्या है? इसको कहते हैं FCC, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल, फेस सेंटर्ड, क्यूबिक मतलब घनीय और सेल मतलब सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है ना। शॉर्टकट नाम ज्यादा चलते हैं, याद रखिएगा, फलक केंद्रित घनीय सेल। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अंतः केंद्रित, ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय सेल, इसी को कहते हैं काय केंद्रित घनीय सेल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं BCC बोले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और चौथे नंबर पर जो एक अलग से अपने को पढ़ना है वो है अंत्य केंद्रित घनीय सेल, अंत्य केंद्रित घनीय सेल, इसको कहते हैं ECC, एड्ज सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ECC, एड्ज सेंटर्ड क्यूबिक सेल, याद रखिएगा। तो सरल घनीय सेल 4 प्रकार के इकाई सेल होते हैं। पहली बात मैंने बताया, इकाई सेल क्या है? किसी भी क्रिस्टल का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाइयां, किसी क्रिस्टल का निर्माण करने वाली सूक्ष्मतम इकाइयां क्या कहलाती हैं? इकाई सेल या यूनिट सेल कहलाती है। यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सरल घनीय सेल टाइप का हो सकता है SCC, फलक केंद्रित घनीय सेल टाइप का हो सकता है FCC, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल अंतः केंद्रित या काय केंद्रित हो सकता है BCC, और अंत्य केंद्रित घनीय सेल भी हो सकता है ECC, एड्ज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और एड्ज सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सर इनको कैसे पहचानेंगे? तो देखो बड़ा सरल है, कैसे पहचानना है, बहुत सरल। सबसे पहली बात, सरल घनीय सेल की खास बात यह होती है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, शेप तो मेरे पास ऑलरेडी है मुझे लगता है,
देखिए इसमें क्या होगा, यहां पर ये घन बन गया, घन बनाते बनता है कि नहीं बनता, कि मैं ही बना के दिखाऊं, बन जाएगा। हाँ, तो सरल घनीय सेल की खास बात यह होती है कि इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं। इसमें अवयवी कण जो हैं वो केवल कहां पर स्थित होते हैं, तो हम कहेंगे घन के कोनों पर स्थित होते हैं, सॉरी, ये केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं। ऐसा घनीय सेल जिसमें अवयवी कण केवल कहां पर स्थित होंगे, घन के कोनों पर स्थित होंगे, तो यह हमारे लिए कहलाएगा सरल घनीय सेल। ठीक है ना, ऐसा घनीय सेल जिसमें अवयवी कण केवल कहां पर स्थित होंगे, घन के कोनों पर स्थित होंगे, तो यह हमारे लिए कहलाएगा क्या, सरल घनीय सेल। बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा नंबर उठाते हैं अपन अब। इसकी खास बात क्या होगी, तो दूसरे नंबर वाले की खास बात यह होगी कि इसमें अवयवी कण जो है वो घन के कोने पर तो स्थित होगा, इसमें अवयवी कण जो है वो घन के कोने पर तो स्थित होगा, लेकिन याद रखिएगा एक एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के बीच में भी होगा। जैसे ऊपर वाली फलक के बीच में ये आ गया, साइड वाली फलक के बीच में ये आ गया, पीछे वाली फलक के बीच में ये आ गया, साइड वाली फलक के बीच में ये आ गया, सामने वाली फलक के बीच में ये आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है ना, ऊपर वाली फलक के बीच में एक आया, साइड में एक एक आया, बैक साइड एक आया, फ्रंट में एक आया, और ये नीचे वाली फलक के बीच में एक आया। आ रही बात समझ में। तो यहां पर अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के बीच में भी स्थित है। ठीक है ना, प्रत्येक फलक के बीच में भी स्थित है। बात समझ में आ गई, याद रखना है। फिर इसके बाद करते हैं अंतः केंद्रित घनीय सेल। अंतः केंद्रित घनीय सेल, इसकी खास बात क्या है भाई, तो इसकी खास बात यह है, याद रखिए कि इसमें जो अवयवी कण हैं वो घन के कोनों पर तो स्थित होते हैं, वो हम कहेंगे घन के कोनों पर तो स्थित होते हैं, लेकिन घन के कोने के साथ साथ पूरे यूनिट सेल के बीच में भी क्या होता है, तो हम कहेंगे एक अवयवी कण होता पूरे यूनिट सेल के बीच में। जैसे ये कमरा एक यूनिट सेल है, इसके बीचों बीच ये कैमरा लटका हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ये बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है ना, ये किसी दीवार में नहीं है, फलक में नहीं है, ये कहां पर है, पूरे कमरे के बीच में है। तो इस प्रकार से ऐसे ही यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ये पूरे यूनिट सेल के बीच में है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अवयवी कण जो है याद रखना है केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं। यहां पर अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के बीच में स्थित होते हैं। यहां पर अवयवी कण कोने पर तो होते हैं, लेकिन एक अवयवी कण जो है वो पूरे यूनिट सेल के बीच में होता है, याद रखिएगा। और अंत्य केंद्रित घनीय सेल की बात करूं मैं, एड्ज सेंटर्ड क्यूबिक सेल की यदि मैं बात करूं, यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें अवयवी कण जो है, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, अरे मिटेगा कैसे, चलो वैसा ही बना देते हैं, सीखना पड़ेगा। तो यहां पर अवयवी कण जो है वो कोने पर तो स्थित होगा, ठीक है, कोने पर तो सभी में है। सरल घनीय सेल में केवल कहां पर है, कोने पर। फलक केंद्रीय में कोने पर तो है, लेकिन प्रत्येक फलक के बीच में भी है। अंतः केंद्रित में क्या है, कोने पर तो है, लेकिन पूरे यूनिट सेल के बीच में भी है। और अंत्य केंद्रित घनीय सेल में कोने पर तो है, लेकिन याद रखना कोने के साथ साथ एक जोड़ा समानांतर फलकों के बीच में भी अवयवी कण होता है। जैसे देखना साइड वाली फलक के बीच में, ये एक अवयवी कण कहां पर है, तो हम कहेंगे एक जोड़ा समानांतर फलकों के बीच में स्थित। ये इस तरह से एक जोड़ा समानांतर फलकों के बीच में भी है। आ रही बात समझ में। अब चाहे वो ये वाली फलकें हो जाएं, जैसे ये दीवारें दिख रही हैं, चाहे वो ये वाली हो जाएं, चाहे वो ऊपर और नीचे की हो जाएं, ठीक है ना,
एक जोड़ा समानांतर फलकों के बीच में भी अवयवी कण मौजूद होगा। तो इस प्रकार से हमने जान लिया सरल घनीय सेल में स्थिति क्या होती है, फलक केंद्रित में क्या होती है, अंतः केंद्रित में क्या होती है और अंत्य केंद्रित में क्या होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, बन जाएगा, आसान है। चलिए हेडिंग डालिए जल्दी से, इकाई सेल या यूनिट सेल। इकाई सेल या यूनिट सेल। लिखिएगा डैश लगाकर, किसी क्रिस्टल का निर्माण करने वाली, किसी क्रिस्टल का निर्माण करने वाली किसी क्रिस्टल का निर्माण करने वाली सूक्ष्मतम इकाइयों को ही, किसी क्रिस्टल का निर्माण करने वाली सूक्ष्मतम इकाइयों को ही इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, फिर नीचे हेडिंग डालिए, इकाई सेल या यूनिट सेल के प्रकार। प्रकार, ठीक है, अब डैश लगा दीजिए और सबसे पहला नाम लिखिए साइड पे, सरल घनीय सेल, कोष्टक के अंदर SCC। नाम इंग्लिश में पूरा लिखवाऊं, कैसे याद रहेगा? सिंपल क्यूबिक सेल याद रहेगा कि लिखवाया जाए? लिखवाएं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही याद रख सको तो अच्छी बात है। लिखना क्या है, सिंपल का ये आ गया सिंपल, क्यूबिक का ये आ गया अपना CUBIC क्यूबिक, और सेल का ये आ गया सेल, बस सिंपल क्यूबिक सेल SCC। सरल घनीय सेल, सिंपल क्यूबिक सेल या SCC हो गया। लिखिएगा डैश लगा के इसमें, इस प्रकार के घनीय सेल में अवयवी कण, इस प्रकार के घनीय सेल में अवयवी कण अवयवी कण केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं। हो गया? क्या ये सही लिखा अपन ने? केवल कोने पर स्थित है। ठीक है, अभी चित्र अपन एक साथ ऐसे ही बनाएंगे, पहले चारों की परिभाषा लिख लें अपन और लाइन से ऐसे ही चित्र बना लेंगे, चलेगा ना? छोटे छोटे घन बना लेंगे अपन, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर आइए कि ऐसा बनाना है, एक परिभाषा एक चित्र, फिर एक परिभाषा एक चित्र, ऐसा बनाना है। उसमें हर बार तुम्हारी 4-6 लाइन खराब होंगी, और जैसा मैं सोच रहा हूं तो उसमें एक ही बार में बन जाएगा चारों। आ रही बात समझ में? सभी के नीचे फिर उनके शॉर्टकट नेम लिख देना, SCC, FCC, BCC, ECC। समझना तो अपने को, फलक केंद्रित घनीय सेल, फेस सेंटर्ड, इसके बाद ये लिखा क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल।
लिखिएगा, इस प्रकार के यूनिट सेल में, इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ, घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के बीच में भी स्थित होते हैं, प्रत्येक फलक के बीच में भी स्थित होते हैं। हो गया। चलिए तीसरे नंबर पे आइए, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित में आ जाएगा बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, पूरा नाम लिखें, अंतः केंद्रित घनीय सेल, इसी को काय केंद्रित भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा, ऊपर कहीं लिख लेना अलग से। अंतः केंद्रित घनीय सेल का दूसरा नाम है काय केंद्रित घनीय सेल, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लिश नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। लिखिए, इसमें अवयवी कण घन के कोनों पर तो स्थित होते हैं, इसमें अवयवी कण घन के कोनों पर तो स्थित होते हैं, किंतु इसके साथ साथ, किंतु इसके साथ साथ एक अवयवी कण पूरे यूनिट सेल के बीच में भी स्थित होता है, एक अवयवी कण पूरे यूनिट सेल के बीच में भी स्थित होता है। हो गया। और अब आएगा लास्ट में अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित जिसको कहते हैं एड्ज सेंटर्ड, EDGE, एड्ज, और बाकी सेंटर्ड क्यूबिक सेल आपको मालूम। अंत्य केंद्रित घनीय सेल, एड्ज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सब लोग 3 टाइप के बस पढ़ते हैं क्योंकि चौथा टाइप बुक में नहीं है, लेकिन ये चौथा टाइप आगे आपको काम देगा, इसलिए उसको भी बता देता हूं। अंत्य केंद्रित घनीय सेल, एड्ज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। लिखिएगा, इसमें अवयवी कण घन के कोने पर तो स्थित होते हैं, घन के कोनों पर तो स्थित होते हैं, साथ ही एक जोड़ा समानांतर फलकों के मध्य भी स्थित होते हैं, साथ ही एक जोड़ा समानांतर फलकों के मध्य भी स्थित होते हैं। एक जोड़ा समानांतर फलकों के मध्य भी स्थित होते हैं।
हो गया। तो इस तरह से ये हो जाते हैं। अब इसके चित्र तुम बना के लाओगे, कोई दिक्कत है इसमें? परिभाषा में जो लिखा वो क्लियर है, ठीक है ना? ज्यादा है तो मैं इसका चित्र ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना? इसके चित्र में ग्रुप में डाल दूंगा, तो चारों को आप जो है वो बना के ले आना, चलेगा? इसमें केवल कोने पर बनाना, कोने पे तो सब में बनाना है, कोने में किसी में नहीं छोड़ना। एक घन बनाना, कोने में बना दो पहले, ये खाली रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ प्रत्येक फलक के बीच में रहेगा, यहाँ पर बॉडी के बीच में एक आएगा, और यहाँ पर एक जोड़ा समानांतर फलकों के बीच में आमने सामने केवल एक एक कण और आएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। कितने लोगों का नाम ग्रुप में अभी और नहीं जुड़ा है? हाथ उठा ले। मेरे नंबर पे एक बार मुझे मैसेज और कर दे, तुम में से किसी ने किया था, मैंने जोड़ा नहीं हूं अभी, है ना? आज जोड़ देता हूं मैं सभी का नाम, ठीक है? एक बार और मैसेज कर देना, ठीक है? चलिए जा सकते हैं, कल मिलते हैं फिर।